गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। आज हम लोग इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट पढ़ने वाले हैं। अरिहंत की बुक में इकोलॉजी और इन्वायरमेंट आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इकोलॉजी, सबसे पहले इकोलॉजी क्या चीज़ है? देखो, इकोलॉजी जो है वो एक साइंस है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं और उनके इन्वायरमेंट की स्टडी हम करते हैं इसमें। ठीक है, तो ये जो साइंस है ये हमें बताती है क्या रिलेशनशिप है बिटवीन द प्लांट्स, एनिमल्स और उनके फिजिकल हैबिटेट में। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि इकोलॉजी इज अ साइंस इन विच स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अंडरटेकन इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट. The science developed in response to the increasing awareness of their interrelationships between the plants, animals and their physical habitat. उन इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है ये हम पढ़ते हैं इकोलॉजी के अंदर। ठीक है, टर्म इकोसिस्टम जो है ये किसने दी थी? इट इज द फर्स्ट यूज्ड बाय एजी टेंसले। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। टर्म इकोसिस्टम जो है वो किसने दी थी? वो एजी टेंसले ने दी थी। हु डिफाइंड इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या है? इज एज ए पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ फिजिकल सिस्टम consisting of organisms and inorganic components in a relatively stable equilibrium which is open and of various size and kinds. ठीक है, तो सिंपल सी बात अगर हम समझे तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम जो है वो एक क्या है? सिस्टम है जहाँ पर एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स दोनों, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग जो है वो दोनों एक साथ रहते हैं। ठीक है, और उनके बीच में जो है एक स्टेबल इक्विलिब्रियम जो है वो बना हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। और ये टर्म किसने दी है? वो दी है एजी टेंसले ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कंपोनेंट्स क्या है इकोसिस्टम के? हम पढ़ते हैं इकोसिस्टम क्या है वो समझ आ गया। अब इकोसिस्टम की ही स्टडी, जहाँ पर हम स्टडी करते हैं कि क्या इंटर रिलेशनशिप है बिटवीन द प्लांट्स, एनिमल्स एंड उनके हैबिटेट में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी इज अ साइंस और इकोसिस्टम क्या है? वो एक सिस्टम है। ठीक है, अब इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है? मैंने अभी आपको बताया है कि बायोटिक और एबायोटिक दो कंपोनेंट्स हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, मैटर वगैरह, ये सब कुछ एबायोटिक में आता है। और अगर हम बायोटिक की बात करें तो बायोटिक में आते हैं हमारे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह, ये सब आते हैं। ठीक है, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम कैन बी डिवाइडेड। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, यानी कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनकी बात करें, तो उनमें क्या आते हैं? सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स जैसे आपको पता है कि प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूसर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट कैन मेक ऑर्गेनिक एनर्जी रिसोर्सेज फ्रॉम द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। दे प्रोड्यूस देयर फूड देमसेल्व्स। जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको कहते हैं हम लोग प्रोड्यूसर्स। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, वो क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं, वो अपना खाना खुद बना रहे हैं। ठीक है, बाई यूजिंग द एनर्जी रिसोर्सेज फ्रॉम द एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर्स के बारे में, कंज्यूमर्स वो हैं जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, कंज्यूमर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट गैदर एनर्जी बाय कंज्यूमिंग द ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिजम्स। दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा करके वो अपना जो है वो पेट भरते हैं। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स में वो आर दोज कंज्यूमर्स हु कंज्यूम मेनली प्रोड्यूसर्स। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, अब कंज्यूमर्स में भी अलग अलग होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो डायरेक्टली किनको खाते हैं? प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। ठीक है, जो यानी कि जो हर्बीवोरस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। ठीक है, जब हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर्स की बात करते हैं तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स में वो आते हैं जो कंज्यूम करते हैं मेनली प्राइमरी कंज्यूमर्स को। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये है जैसे हर्बीवोर्स होते हैं हमारे, हर्बीवोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? ये हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे फीड कर रहे हैं। ठीक है ना, प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं, इनको बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब जो हर्बीवोरस को खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कार्निवोरस कहते हैं ना। वो क्या हो गए हमारे? वो हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कंज्यूम मेनली द प्राइमरी कंज्यूमर्स। और टर्शियरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। ठीक है, टर्शियरी कंज्यूमर्स आर बोथ कार्निवोर्स। ठीक है, टर्शियरी कंज्यूमर्स जो है वो कार्निवोर्स होते हैं और ऑमनिवर्स वो होते हैं जो दोनों प्रोड्यूसर्स को भी खाते हैं और कंज्यूमर्स को भी खाते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, सिंपल सी चीज़ है ये। सबसे पहले जो है वो है हमारे पास प्रोड्यूसर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स जो है वो क्या आगे? ग्रीन प्लांट्स आगे। अब ग्रीन प्लांट्स खाने वाले कौन होते हैं? हर्बीवोरस होते हैं और इनको हमने क्या कहा? प्राइमरी कंज्यूमर। अब हर्बीवोर्स को खाने वाले कौन होते हैं? कार्निवोर्स होते हैं, इनको हमने क्या कहा? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, फिर एक कार्निवोर्स को खाने वाले होते हैं, वो होते हैं हमारे टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, तो ये बस याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं हम डिकम्पोजर्स कौन होते हैं। अब डिकम्पोजर्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट ब्रेक डाउन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को जो है ब्रेक डाउन करते हैं। Decomposers are heterotrophic, which means that they use organic substrates to get their energy and carbon and nutrients for their growth and development. ठीक है, तो अगर हम decomposers की एग्जांपल्स की बात करें तो वो है बैक्टीरिया, फंजी। ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे जो है फीड करते हैं, उनको हम कहते हैं decomposers। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के फंक्शन क्या है? दो फंक्शन है यहाँ पर इकोसिस्टम के। एक है मटेरियल और न्यूट्रिएंट साइकिल जो है वो चलता रहता है इकोसिस्टम में। ठीक है, दूसरा जो है एक बायोलॉजिकल फंक्शन है जिसको हम इकोलॉजिकल रेगुलेशन भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं फूड चेन के बारे में। अब फूड चेन का क्या मतलब हो गया? फूड चेन का मतलब होता है द फ्लो ऑफ एनर्जी
ठीक है, जिस तरह से एनर्जी जो है वो फ्लो कर रही है, ठीक है, द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर इन अ सीक्वेंस ऑफ फूड ट्रांसफर इज नोन एज अ फूड चेन। तो होता क्या है कि जैसे एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म खा रहा है, दूसरे को तीसरा ऑर्गेनिज्म खा रहा है, तो इस तरह से जो है एक फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरफ। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फूड चेन। जब एक एक चेन में, एक सीक्वेंस में हम इसको बताते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। ठीक है, एक सिंपल फूड चेन की जो है एग्जांपल यहाँ पे बताई गई है, जैसे ग्रास है, ग्रास को इंसेक्ट खाएगा, इंसेक्ट को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक और स्नेक को हॉक। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर है, इंसेक्ट जो है वो क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है। ठीक है, फ्रॉग जो है यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, स्नेक जो है वो क्या है यहाँ पर, वो है टर्शरी कंज्यूमर, उस तरह से क्वार्टररी कंज्यूमर भी होते हैं। तो इस तरह से आगे आगे चलती रहती है ये टॉपिक लेवल। ठीक है, तो ओके, तो ये इस तरह से फूड चेन चलती है। अब अगर आगे हम बात करते हैं फूड वेब के बारे में। अब तो फूड चेन जो है वो इतना कॉमन नहीं है, मतलब कि रियल अगर हमें डेफिनेशन देखनी हो तो वो क्या होती है, फूड वेब जो है वो रियल डेफिनेशन है कि किस तरह से हमारा इकोसिस्टम काम करता है, कैसे। देखो, ए नेटवर्क ऑफ द फूड चेन और feeding relationships by which energy and nutrients are passed from the one form of one species of living organisms to the another is called a food web। अब मेन जो डिफरेंस जो है वो दोनों में क्या है, देखो जैसे कि अगर हम ये पुरानी वाली एग्जांपल ही ले, ग्रास को इंसेक्ट खा रहा है, इंसेक्ट को फ्रॉग खा रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ग्रास को तो रैबिट भी खा सकता है ना। ठीक है, अब रैबिट को भी तो स्नेक खा सकता है ना। तो इस तरह से ये क्या है, ये अलग अलग वेब बनेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें, सपोज ग्रास को डियर भी तो खा सकता है ना, तो ग्रास को अगर हम डियर खाएगा तो डियर को लाइन भी तो खा सकता है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये वेब बनता है। ठीक है, डिफरेंट फूड चेन्स जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, तो ये बनता है फूड वेब। ठीक है, तो रियल में जो है सिचुएशन क्या होती है, फूड वेब वाली होती है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं ट्रॉपिक लेवल्स के बारे में। ट्रॉपिक लेवल क्या है, देखो ट्रॉपिक लेवल्स आर द फीडिंग पोजीशन इन ए फूड चेन सच एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को जैसे हर्बीवोर्स हो गए, प्राइमरी कार्निवोर हो गया, एक्स्ट्रा। तो ये होता है कि क्या फीडिंग पोजीशन है, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। अलग अलग लेवल में हम उसको डिफाइन करते हैं, तो उसको हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। जनरली जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो पहला ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स हो गए, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स को जो है वो खाने वाला जो है वो कौन है, जैसे रैबिट है। ठीक है, तो रैबिट जो है ये ट्रॉपिक लेवल में पहले कौन आएगा, ग्रीन प्लांट्स आएंगे, फिर सेकंड में कौन आएगा, रैबिट आगे। ठीक है, तो जनरली जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि जनरली जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ट्रॉपिक लेवल का फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बनाता है। प्रोड्यूसर्स जो है ये होते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, हर्बीवोरस जो है ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे आ जाते हैं, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स जो है ये थर्ड और इवन द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे बनते हैं। ठीक है, तो मेनली जो है 4 और 5 ट्रॉपिक लेवल्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये तरह से अलग अलग लेवल होते हैं कि एक को कौन खा रहा है, दूसरे को कौन खा रहा है, तो ये इस तरह से लेवल बनते जाते हैं। सबसे लेवल में जो फर्स्ट नंबर पे आते हैं वो होते हैं हमारे ग्रास, जैसे कि ग्रास हो गया, ग्रीन प्लांट्स हो गए, ये सब कुछ। ठीक है, फिर बात करते हैं पायरामिड की। ठीक है, तो इकोलॉजिकल पायरामिड क्या होता है, इकोलॉजिकल पायरामिड जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक डिजाइन है जो शो करता है हमारा टू शो द नंबर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड द बायोमास ऑफ एन इकोसिस्टम। जो ये शो करता है कि नंबर क्या है ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, एनर्जी रिलेशनशिप कैसा है, कैसे कैसे एनर्जी कंज्यूम हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, बायोमास कैसे हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। जैसे पैरामिड हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा अपराइट पैरामिड हो गया, ठीक है, ये हमारा इन्वर्टेड पैरामिड हो गया। तो ये इस तरह से पैरामिड जो है वो दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो दे आर आल्सो कॉल्ड द इल्टोनियन पैरामिड। ठीक है, इनको इल्टोनियन पैरामिड भी कहा जाता है क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये चार्ल्स एल्टन ने दिया था। ठीक है, who developed the concept of the ecological pyramid, produces organism जिसको हम जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं फॉर्म द बेस ऑफ द pyramid, ये बेस बनाते हैं विद सक्सीडिंग लेवल्स अबव रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट टॉपिक लेवल। ठीक है, तो सक्सीडिंग लेवल्स इन द pyramid रिप्रेजेंट द डिपेंडेंस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एट अ गिवन लेवल ऑन द ऑर्गेनिजम्स एट द लोअर लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर एक बना करके बताते हैं आपको पैरामिड। सपोज ये एक पैरामिड है, यहाँ पर सबसे लेवल टॉपिक लेवल 1 जो है यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है ग्रीन प्लांट्स खाने वाला सपोज रैबिट है। ठीक है, तो ये रैबिट आ गया, तो ये टॉपिक लेवल 2 आ गया। तो रैबिट जो है वो ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, ये बात कही गई है। रैबिट को खाने वाला सपोज लॉइन है यहाँ पर। ठीक है, तो ये टॉपिक लेवल 3 आ गया, तो लॉइन जो है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अब सपोज लास्ट में जो है वो ईगल होगी। ठीक है, तो ईगल जो है टॉपिक लेवल 4 आ गया, तो ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि जब हम बात करते हैं पैरामिड ऑफ नंबर की, तो यहाँ पर जो है ग्रीन प्लांट्स का नंबर ज़्यादा है, रैबिट का उससे कम है, लॉइन का उससे कम है, और ऊपर वो जाते जाते जो है वो क्या हो रहा है कि नंबर जो है वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, तो यही बात करी गई है यहाँ पर, पैरामिड ऑफ नंबर हम इसको कहते हैं। जब हम पैरामिड ऑफ बायोमास की कहते हैं तो बायोमास जो है वो एक रिन्यूएबल ऑर्गेनिक लिविंग मटेरियल जो है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसको हम कहते हैं बायोमास। ठीक है, ए पैरामिड ऑफ द बायोमास इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ द एनर्जी कंटेन्ड इन द बायोमास एट द डिफरेंट टॉपिक लेवल, कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है उस बायोमास के अंदर कंटेन्ड है हर एक टॉपिक लेवल में। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पैरामिड ऑफ द बायोमास। ठीक है, इट इज मेजर्ड इन ग्राम्स पर मीटर। ये भी याद रखना कि इसको हम ग्राम पर मीटर में या कैलोरीज पर मीटर में मेजर करते हैं। दिस डेमोन्स्ट्रेट द अमाउंट ऑफ द मैटर लॉस्ट बिटवीन द टॉपिक लेवल। ठीक है, जब हम बायोमास की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कितना मैटर जो है वो लॉस्ट हो जाता है हर एक टॉपिक लेवल में। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, वो बात करते हैं हम लोग कि ये जो बायोमास वाला जो है पैरामिड, ये क्या होता है, ये इन्वर्टेड होता है इन केस ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं
सपोज़ जो एक फ़िश है, एक छोटी-सी फ़िश है, ठीक है? उसका बायोमास वो ट्रॉपिक लेवल 1 पे आएगी, वो छोटी-सी फ़िश जो है वो यहाँ पर है, उसका बायोमास सबसे कम होगा। उसको खाने वाली एक थोड़ी-सी बड़ी फ़िश आ गई, ठीक है? फ़िश 2 यहाँ पर लिख लेते हैं हम, ठीक है? ये फ़िश 2 है। तो ये इस फ़िश को खाने वाला जो है, ये इसको खाने वाली दूसरी वाली फ़िश है और ये इससे थोड़ी ज़्यादा बड़ी होगी, उसका बायोमास ज़्यादा होगा। तीसरी फ़िश आ गई, ठीक है? तो इसको सपोज़ इसको शार्क ने खा लिया, ठीक है? तो शार्क का जो है वो बायोमास इससे ज़्यादा है। उसके ऊपर व्हेल आ गई, ठीक है? तो व्हेल को जो है उससे भी बड़ी फ़िश आ गई, तो उसका बायोमास उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, हर ट्रॉपिक लेवल पे जाते-जाते क्या हो रहा है, ये बायोमास बढ़ता जा रहा है, ठीक है? नंबर बेशक रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पर बायोमास और पायरामिड और बायोमास पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर एक पिरामिड में हम लेवल में ऊपर जाते जा रहे हैं और यहाँ पर क्या होता जा रहा है, यहाँ पर जो है बायोमास जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर बात की जाती है, ये एक एक्सेप्शन है कि जो हमारा पिरामिड ऑफ द बायोमास है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का, वो क्या होता है, वो इन्वर्टेड होता है, ठीक है? वो अपराइट नहीं होता है, वो कैसा होता है, वो होता है इन्वर्टेड, ठीक है? ऐसे होता है। चलो, नेक्स्ट हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब इसके बारे में भी एक चीज़ है कि द पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो रिप्रेजेंट करती है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, टोटल अमाउंट ऑफ द एनर्जी कंज्यूम्ड एट ईच टॉपिक लेवल, ठीक है? अब एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, तो वहाँ पे एनर्जी भी तो लग रही है ना, कितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? इसके आगे बढ़ते हैं। एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, जैसे हमने बायोमास के केस में देखा था कि वो कैसा था, अनवर्टेड था। लेकिन जो एनर्जी का पिरामिड है वो हमेशा ही अपराइड होगा, ठीक है? एज यूटिलाइजेशन द लेयर्स अबव इज लेस देन द एनर्जी अवेलेबल एट इन द लोअर लेवल, क्योंकि एनर्जी हमेशा ही कंज्यूम होती है ना, ठीक है? एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती जाएगी, है ना? लेकिन एनर्जी कभी भी ऐसा नहीं होता ना कि एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है? सपोज अगर हम ये देखते हैं, ये वाला ट्री वाला ही एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है? जैसे ये प्लांट्स है, प्लांट्स को खाया रैबिट ने, ठीक है? तो इसने इसको कंज्यूम करा, इसकी कुछ एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम हुई होगी, रैबिट को लॉइन ने खाया, इसकी कुछ एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम होगी, तो ये हमेशा कम 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 ही होती जाएगी, कभी भी एनर्जी बढ़ेगी नहीं अगले टॉपिक लेवल पे, तो यही बात कही गई है, ठीक है? एनर्जी pyramid is always upright, याद रखना, as the total amount of the energy available for the utilization in the layers above is less than the energy available in the lower level, ठीक है? अब हम बात करते हैं बायोमास की। तो बायोमास इज ए लार्ज नेचुरल इकोसिस्टम wherein we study the total assemblage of the plants and animal communities। बायोमास जो है एक लार्ज नेचुरल इकोसिस्टम है, एक लार्ज नेचुरल इकोसिस्टम है जहाँ पर हम स्टडी करते हैं टोटल असेंबलेज ऑफ प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटीज़ की। बायोस्फीयर इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ डिवाइडेड इनटू बायोम्स। बायोस्फीयर क्या है, वो एक लार्ज इकोसिस्टम है। बायोम जो है वो लार्ज नेचुरल इकोसिस्टम है, ठीक है? और बायोस्फीयर जो है उसमें बहुत सारे इकोसिस्टम आ जाते हैं, ठीक है? तो ये डिफरेंट बायोम्स में डिवाइड होता है, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि पहले इकोसिस्टम है, ठीक है? डिफरेंट इकोसिस्टम मिलते हैं तो वो बायोम बनाता है, ठीक है? डिफरेंट बायोम्स बनते हैं और डिफरेंट बायोम्स मिलते हैं तो वो बनता है बायोस्फीयर, ठीक है? बायोस्फीयर जो है वो एक सबसे बड़ा यूनिट है, ठीक है? बायोस्फीयर, ठीक है? सबसे पहले इकोसिस्टम होता है, फिर बायोम बनता है और बायोम से बनता है बायोस्फीयर। डिफरेंट बायोम्स मिलते हैं तो बायोस्फीयर बनता है, ठीक है? अब बात करते हैं इकोलॉजिकल नीश की। अब इकोलॉजिकल नीश क्या है? ऑर्गेनिजम्स इन इकोसिस्टम गेट इवॉल्व्ड फॉर पर्टिकुलर टास्क, ठीक है? हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहा है। दिस टास्क और रोल विच एन ऑर्गेनिज्म प्लेज इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड द इकोसिस्टम। वही टास्क या फिर वो जो रोल एक ऑर्गेनिज्म प्ले कर रहा है इकोसिस्टम में, उसको हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल नीश कहते हैं, ठीक है? समझ में आई बात? अब यहाँ पर कुछ बायोम्स है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट बायोम्स है, पूछे जाते हैं। जैसे टुंड्रा बायोम जो है, इनके बारे में पढ़ लेना कि टुंड्रा बायोम जो है यहाँ पे 2 सीजन्स होते हैं। विंटर एक्सट्रीम कोल्ड स्नोई होता है, समर में फ्लडिंग देखने को मिलती है, स्नो मेल्ट इन द परमफ्रॉस्ट लेयर, ठीक है? लोकेशन नॉर्थ और साउथ पोल पे जो है हमें टुंड्रा वाला रीजन जो है देखने को मिलता है, टुंड्रा बायोम देखने को मिलता है। यहाँ पे ट्रीज नहीं होते, मॉसेस लाइकन्स वगैरह देखने को मिलती है, ये सब एनिमल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है? टुंड्रा सबसे पहले आ गया हमारे पोल्स पे, ठीक है? टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर कितना 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर बोरल फॉरेस्ट आ जाते हैं, ठीक है? बोरल फॉरेस्ट जो है यहाँ पर लॉन्ग विंटर देखने को मिलती है, शॉर्ट फॉल एंड स्प्रिंग 2-3 मंथ्स ऑफ द समर, वेटर सीजन, हैवी रेन और स्नो होती है, ठीक है? कॉनिफेरस फॉरेस्ट यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है? फॉर नॉर्दर्न एंड फॉर साउथर्न लैटिट्यूड्स। 5 से 10 मीटर हाई बोरल फॉरेस्ट ट्री स्पीशीज इंक्लूड कॉनिफेरस, पाइन, स्प्रूस, बॉग प्लांट्स, ये सब देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पर ये सब एनिमल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है? ये चीज़ें आप खुद पढ़ लेना, ठीक है? इसको सिर्फ मतलब समझने वाला कुछ नहीं है, बस पढ़ना है कि हाँ यहाँ पर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं, ठीक है? डेसिडियस फॉरेस्ट वो होते हैं जिनके पत्ते जो हैं झड़ते हैं। रेनफॉल यहाँ पर हमें 80 से 140 सेंटीमीटर पर ईयर देखने को मिलता है। उसके बाद कम्प्लेक्स लेवल ऑफ वेजिटेशन इंक्लूडिंग डेसिडियस ट्रीज वगैरह, डाइवर्स एरिया ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम द ट्रॉपिक्स एंड रेजिडेंट स्पीशीज यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर सवाना फॉरेस्ट आ जाते हैं, ठीक है? रेनफॉल 90 से 150 सेंटीमीटर पर ईयर, ठीक है? ग्रासेस वगैरह देखने को मिल जाती है। लार्ज अनगुलेटेड्स, लार्ज प्रेडेटर्स वगैरह ये एनिमल्स देखने को मिलते हैं। फिर आता है टेम्परेट ग्रासलैंड, ये भी ठंड वाले इलाकों में होते हैं, ठीक है? तो या प्रेरीज, स्टेपीज वगैरह जो है ये आपको पता होगा, ठीक है? ये हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं ग्रासलैंड्स, ठीक है? उसके बाद मेडिटेरियन टाइप ऑफ द क्लाइमेट हो गया, यहाँ पर वेट विंटर फॉलोड बाय द हॉट ड्राई समर, ठीक है? मैनी प्लांट्स डिपेंड ऑन द रेगुलर फायर्स एसोसिएटेड विद द चापरल, ठीक है? ये चीज़ें आप पढ़ लेना सारी की सारी, ठीक है? उसके बाद आते हैं डेजर्ट में कितना होता है, 25 सेंटीमीटर रेनफॉल जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। जो डेजर्ट एरिया होते हैं, कैक्टस, सेज ब्रश,
क्रियोस्टोट, श्रब्स वगैरह ये सब देखने को मिलते हैं, स्मॉल रोडेंट्स, रेप्टाइल्स हमें देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें वेट हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है। सॉइल पोर इन न्यूट्रिएंट्स होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पर होती है, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। लॉज, बड़े बड़े ट्रीज हमें देखने को मिलते हैं। एपीफाइट्स देखने को मिलते हैं, मतलब ट्री के ऊपर ट्री होते हैं, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं हमें यहाँ पर, ठीक है। और सनलाइट जो है वो कम पहुँचती है क्योंकि पूरी तरह से जो है ये ट्री से कवर होता है, ठीक है। हाईएस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप ये याद कर लेना कि कौन कौन सी स्पीशीज़ वगैरह यहाँ पर मिल रही हैं, प्लांट्स की, एनिमल्स की, है ना, और कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, रेनफॉल कितनी होती है उन एरियाज़ में। तो ये चीज़ें आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग पोल्यूशन के बारे में। अब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है इज अ इफेक्ट ऑफ द अनडिजायरेबल चेंज इन अवर सराउंडिंग्स दैट हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन द प्लांट्स एनिमल्स एंड द ह्यूमन बींग्स। तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन क्या है, इसका एक अनडिजायरेबल चेंज, ये अनडिजायरेबल चेंज हो रहा है हमारी सराउंडिंग के ऊपर, सराउंडिंग में, जिससे एक हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी और ह्यूमन बींग्स को भी, ठीक है। अगर हम पोल्यूटेंट्स की बात करें तो पोल्यूटेंट्स जो है ये क्या है, ये वो सबस्टांसेस हैं जो पोल्यूशन फैलाते हैं, ठीक है। पोल्यूशन फैलाने वालों को हम बोलते हैं पोल्यूटेंट्स, ठीक है। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो है वो डायरेक्टली एमिट हो रहा है हमारी इन्वायरमेंट में, और सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो है वो डायरेक्टली एमिट नहीं होता, लेकिन वो डिफरेंट पोल्यूटेंट्स के साथ मिलकर के, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के साथ मिलकर के हमारे एटमॉस्फेयर में एमिट किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, पूछा जाता है प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन से हैं और सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन से हैं। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट में जैसे यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड आ गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, अमोनिया, ये सब जो है डायरेक्टली एमिट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है। जब हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट की बात करें तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट के अंदर जो है वो आ जाते हैं हमारे यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर फॉर्म्ड फ्रॉम द गैशियस प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड कंपाउंड्स इन द फोटोकेमिकल स्मॉग सच एज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ग्राउंड लेवल ओजोन जो होती है, ये भी हमारी जो है ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट में आती है, ठीक है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, पर ऑक्सीएसाइटल नाइट्रेट पैन जिसको हम बोलते हैं, सिमिलरली फाउंड फ्रॉम द NO2 और VOC से मिलकर बनते हैं, तो ये सारे हमारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। अब एयर पोल्यूशन जो है इट इज़ अ कंटामिनेशन ऑफ द एयर बाय वेराइटी ऑफ द सबस्टांसेस काजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड द डैमेजिंग अवर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि एयर में कुछ ऐसे सबस्टांसेस आ गए हैं जो हमारे, ऐसे पोल्यूटेंट्स आ गए जो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं और हमारे इन्वायरमेंट को भी डैमेज कर रहे हैं, ठीक है। एयर पोल्यूटेंट्स की बात करें तो कौन कौन से एयर पोल्यूटेंट है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द फ्यूल सच एज नेचुरल गैस, कोल एंड वुड। इन सब की इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन द टोबैको स्मोक से भी निकलता है। इट्स स्लोज अवर रिफ्लेक्सेस एंड मेक अस फील स्लीपी, ठीक है। तो याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी क्या है, एक बहुत बड़ा एयर पोल्यूटेंट है, इज अ प्रिंसिपल ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। ये भी याद रखना कि सबसे मेन ग्रीन हाउस गैस ये है एंड इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ओके, तो इट कैन बी फॉर्म फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ द कॉमन बर्निंग फ्यूल्स वगैरह से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। उसके बाद करते हैं हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है वह जनरली यूज इन ग्रेट क्वांटिटीज़ इन द इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते थे, लेकिन अभी जो है ये रेफ्रिजरेशन में यूज़ किए जाते हैं। रेफ्रिजरेटर्स जो हमारे होते हैं, एयर कंडीशनिंग वगैरह जो है, इन सब में जो है हम यूज़ करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये भी हमारे इन्वायरमेंट को जो है डिग्रेड कर रहा है। उसके बाद कहते हैं ओजोन की। ओजोन गैस जो है वो नेचुरली अपर एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती है, यानी कि हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलती है, लेकिन वो हमें सन की जो अल्ट्रावायलेट रेस है, डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेस है, उनसे बचाती है। लेकिन अगर वो ग्राउंड लेवल पे ओजोन प्रेजेंट हो तो वो क्या है, वो एक पोल्यूटेंट है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड की और सल्फर डाइऑक्साइड की, ठीक है। ये मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स है किसके, स्मॉग के और एसिड रेन के, ठीक है। एसिड रेन अगर कोई पूछे तो एसिड रेन जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है, ठीक है। और दीज गैसेज बोथ रिएक्ट विद द वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ मिलते हैं, VOC से मिलते हैं और स्मॉग क्रिएट करते हैं, ठीक है। विच कैन काज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ह्यूमंस में। एसिड रेन जो है वो भी इनकी वजह से होती है, जिसकी वजह से हमारी वेजिटेशन खराब हो जाती है, केमिस्ट्री ऑफ द रिवर जो है वो चेंज हो जाती है, लेक वाटर जो है वो भी, उसको भी ये इफेक्ट करते हैं, ठीक है। उसका pH जो है वो उसको कम कर देते हैं, विच इज़ हार्मफुल टू द एनिमल लाइफ एंड इंटरेक्ट विद द मार्बल स्टैचूज जो है हमारे, आपको पता है कि ताजमहल जो है वो भी डिग्रेड हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, एसिड रेन की वजह से। और एसिड रेन किसकी वजह से होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, ठीक है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या कंट्रोल, क्या मेजर्स हैं एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले जो है वो ये है कि हमें सूटेबल फ्यूल सिलेक्शन करनी चाहिए, मॉडिफिकेशन करनी चाहिए इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, करेक्ट सिलेक्शन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग साइट्स जो है वो अच्छे तरीके से उनकी सही जगह पे जो है उनकी लोकेशन होनी चाहिए, मोर एफिशिएंट इंजन्स यूज़ करने चाहिए, अवेयरनेस फॉर यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सो दैट द एयर पोल्यूशन मिनिमाइज्ड। और सबसे बड़ी बात वो है हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है वो यूज़ करने चाहिए, ठीक है। ओके, उनसे पोल्यूशन कम होगा। तो वाटर पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो वाटर पोल्यूशन का मतलब ये है कि हमारी वाटर बॉडीज़ जो है वो कंटामिनेट हो रही है। एग्जाम्पल जैसे कि रिवर्स, लेक्स, ओशंस, एक्यूफेयर्स होते हैं, जो ग्राउंड वाटर जो होता है, ठीक है। तो ये सारा जो है ये क्या हो रहा है, ये कंटामिनेट हो रहा है किसकी वजह से, पोल्यूशन की वजह से, पोल्यूटेंट्स की वजह से, ठीक है। वाटर पोल्यूशन ऑकर्स व्हेन द पोल्यूटेंट्स आर डिस्चार्ज
डिस्चार्ज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू द वाटर बॉडीज विदाउट एडिक्वेट ट्रीटमेंट टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स। ठीक है, ये कब होता है वाटर पोल्यूशन? जब जो हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली हमारी वाटर बॉडीज के में डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। ठीक है, उनका विदाउट उनका जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, उनसे हार्मफुल कंपाउंड्स जो है वो बाहर नहीं निकाले जाते, उसकी वजह से जो है वाटर पोल्यूशन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है इट इज अ मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन दैट इज यूज्ड बाय द एरोबिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स व्हेन डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर। इट इज एन इंपॉर्टेंट वाटर क्वालिटी पैरामीटर एंड एन इंडिकेटर ऑफ द ऑर्गेनिक पोल्यूशन। देखिए, बीओडी का मतलब ये जो है यह है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसे हम लोग पता लगाते हैं कि पानी जो है वो कितना ज़्यादा पोल्यूटेड है। ठीक है, पोल्यूटेड है यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर ज़्यादा होगी, यानी कि अगर जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट्स में, उनको जो है ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होगी ना, तो इसका मतलब यह है कि पोल्यूशन उतना ही ज़्यादा है हमारे वाटर बॉडीज़ के अंदर। तो हम इसको यूज़ करते हैं, इट इज़ अ पैरामीटर टू नो अबाउट द पोल्यूशन इन द वाटर बॉडीज़। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो कंट्रोल मेजर ऑफ द वाटर पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मास सोशल अवेयरनेस शुड बी जनरेटेड। ठीक है, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि या आप कोई भी चीज़ जो है वो पानी में मत फेंके। ठीक है, ओके, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन कैन बी एलिमिनेटेड बाय मेंटेनिंग द स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग द वेस्ट डिस्पोजल। अगर हम अच्छे तरीके से जो है उनको उनमें से हार्मफुल चीज़ें जो है वो रिमूव कर लें, तो उसके बाद हम उनको डिस्चार्ज करें, तो उससे भी जो है ग्राउंड वाटर पोल्यूशन जो है वो रुक सकता है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट शुड बी इफेक्टिवली रिसाइकल्ड बिफोर रिलीजिंग इन द वाटर। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं उनको भी अच्छे तरीके से जो है रिसाइकल किया जाए बिफोर रिलीजिंग इन वाटर। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव है वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए? तो है नेशनल वाटर पॉलिसी आई थी 2002 के अंदर। ठीक है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट भी है 1974 का। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया है हमने, ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स सेंटर बनाए हैं हमने, और सम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू कंट्रोल द वाटर पोल्यूशन। अब नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान नमामि गंगे प्रोग्राम जो है ये भी स्टार्ट किया गया है टू क्लीन अप द प्रीशियस रिवर्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव्स भी आपको याद रखने हैं। उसके बाद कहते हैं नॉइस पोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो नॉइस पोल्यूशन कैन बी टेकन एज ए ग्रुप ऑफ लाउड नॉन हार्मोनियस साउंड्स और वाइब्रेशंस दैट आर अनप्लीजेंट एंड इरिटेटिंग टू द ईयर। ठीक है, जो हमारे कानों के लिए जो है वो अनप्लीजेंट है, उसको हम बोलेंगे नॉइस पोल्यूशन। अब डेसिबल जो है वो एक स्टैंडर्ड है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि डेसिबल जो है वो एक स्टैंडर्ड है जिसमें हम मेजर करते हैं नॉइस को। नॉइस पोल्यूशन जो है बहुत सारे डिजीज क्रिएट करता है, जैसे कि हाइपरटेंशन, हेयर लॉस, स्लीप डिस्टर्बेंसेज एक्स्ट्रा। कॉन्टिन्यूस नॉइस कैन क्रिएट द पैनिक सोल्यूशंस और इवन इंक्रीज द फ्रस्ट्रेशन लेवल हमारा इंक्रीज हो सकता है अगर हम कंटिन्यूसली जो है वो नॉइस को सुनते रहे। It also impacts the health of the wildlife on land as well as the oceans. Under the Environmental Protection Act 1986 के अंदर the central government ने come up with the rules to curb the noise pollution। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग लैंड पोल्यूशन के बारे में। ठीक है, लैंड पोल्यूशन भी होता है। ठीक है, इट रेफर्स टू द डिग्रेडेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ सरफेस और सॉइल। ठीक है, हमारी सॉइल खराब हो रही है, हमारी अर्थ की सरफेस खराब हो रही है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एज ए रिजल्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज, तो हम उसको बोलेंगे लैंड पोल्यूशन। इट एक्सप्लेन्स एनी एक्टिविटी दैट लेसन्स द क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड एज एन आइडियल प्लेस फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्टेशन एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये लैंड पोल्यूशन मतलब लैंड पोल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से जो है हमारी प्रोडक्टिविटी या क्वालिटी लैंड की कम हो जाए। ठीक है, और वो नहीं रहे एक सही जगह एग्रीकल्चर फॉरेस्टेशन के लिए। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे लैंड पोल्यूशन। ठीक है, ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं काजेज ऑफ लैंड पोल्यूशन के कॉजेज क्या है? सबसे पहले जो है वो है डिफॉरेस्टेशन और सॉइल इरोजन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, सॉइल इरोजन हो रहा है, उसकी वजह से जो है हमारी लैंड पोल्यूशन हो रहा है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जैसे कि अगर हम बात करें फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, माइनिंग एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, ये भी हमारे लैंड पोल्यूशन को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें ओवर क्राउडेड लैंडफिल्स हम कर लेते हैं, गार्बेज जो है वो कहीं पे रिसाइकिल नहीं करते, उसको हम कहीं पे डंप कर देते हैं, उसकी वजह से भी लैंड पोल्यूशन होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है क्रिएशन ऑफ द मोर वेस्ट बाय द इंडस्ट्री दैट नीड्स टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है, वो इतना ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होता है इंडस्ट्री से, वो भी हम उसको ऐसे उसको भी हम ऐसे ही मतलब ग्राउंड में फेंक देते हैं कहीं पे, उसकी वजह से भी क्या होता है? लैंड पोल्यूशन होता है। न्यूक्लियर वेस्ट की बात करें, द लेफ्ट ओवर रेडियो एक्टिव मटीरियल कंटेन्स हार्मफुल एंड टॉक्सिक केमिकल्स दैट कैन इफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ। दे आर डम्प्ड बीनीथ द अर्थ टू अवॉइड एनी कैजुअलिटी। उसको अर्थ के अंदर जो है डंप कर दिया जाता है। ठीक है, तो उससे भी जो है क्या होता है? लैंड पोल्यूशन होता है। सीवेज ट्रीटमेंट की बात की जाए, लार्ज अमाउंट ऑफ द सॉलिड वेस्ट इज लेफ्ट ओवर वंस द सीवेज हैज बीन ट्रीटेड। द लेफ्ट ओवर मटीरियल जो है हैज टू सेंड द लैंड फिल साइट विच पोल्यूट्स द इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर लैंडफिल साइट्स जो है वहाँ पे इनको फेंक दिया जाता है जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? सोल्यूशंस। अब सोल्यूशंस क्या है लैंड पोल्यूशन के? लैंड पोल्यूशन के सोल्यूशन क्या है कि लोगों को अवेयर किया जाए सबसे पहले रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल करने के लिए। प्रैक्टिस द ऑर्गेनिक फार्मिंग विच यूजेस नो केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो है वो यूज़ करना जिसमें कम से कम पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स या फिर नो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का यूज़ हो। अवॉइड बाइंग पैकेजेस आइटम्स एज दे विल लीड टू द गार्बेज। ठीक है, जो पॉलीथीन्स होते हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है, प्लास्टिक से मिले हुए बने हुए थैले वगैरह होते हैं, उनका जो है हमें मतलब अवॉइड करना चाहिए।
नो लिटरिंग ऑन द ग्राउंड एंड द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द गार्बेज, गार्बेज को हम प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करें। उसके बाद यूजिंग द बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हमें यूज़ करने चाहिए, ठीक है, जो डिग्रेड हो जाए हमारे इन्वायरमेंट में। ऑर्गेनिक गार्डनिंग हमें करनी चाहिए, ठीक है, और ऑर्गेनिक फूड हमें यूज़ करना चाहिए। उसके बाद कहते हैं ई वेस्ट के बारे में। तो ई वेस्ट भी एक बहुत बड़ा पोल्यूशन क्रिएट करने वाली चीज़ है। जैसे देखेंगे इसके बारे में, इट इज़ ए टर्म यूज टू कवर ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ई वेस्ट कहते हैं। दैट कुड एंटर इन टू द वेस्ट स्ट्रीम, ठीक है। ऑल्दो ई वेस्ट इज ए जनरल टर्म, इट कैन बी कंसिडर्ड टू कवर, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे टीवी आ गया, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स जो आपके ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, वाइट गुड्स, फ्रिज, मशीन, वॉशिंग मशीन जैसे होगी, ठीक है, ड्रायर्स होते हैं, होम एंटरटेनमेंट एंड स्टीरियो सिस्टम्स, टॉयज, टोस्टर्स, kettles, almost any household or the business items which circuitry or electrical components with power or the battery supply which have been discarded, ठीक है। उसको हम ऐसे ही फेंक देते हैं, जैसे हमारा मोबाइल ख़राब हो गया, ठीक है, उसके मटेरियल वगैरह जो है हमने क्या किया, कंपोनेंट्स वगैरह ऐसे ही फेंक दिए, ठीक है। वो भी कहीं ना कहीं जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन भी होता है, ठीक है। इट इज़ अ रिलीज ऑफ एनी रेडियो एक्टिव मटीरियल का रिलीज होना इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो रेडिएटिव पोल्यूशन जो है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इससे रेडिएशंस निकलती हैं जो हमारे डीएनए को म्यूटेट कर सकती है, कॉजिंग एबनॉर्मल ग्रोथ एंड पॉसिबली कैंसर जो है वो इससे क्रिएट हो सकता है, ठीक है। पॉसिबली कैंसर एंड देयर रेडिएशन रिमेन्स इन द इन्वायरमेंट फॉर द ईयर्स, ठीक है। ईयर्स के लिए जो है ये रेडिएशन इन्वायरमेंट में रहती हैं, ठीक है। उसके बाद स्लोली डिमिनिशिंग ओवर टाइम, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन इज मेनली कास्ड बाय द न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स की वजह से जो है ये रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है, ठीक है, बाय एक्सीडेंट। जैसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया, एक्सीडेंट हो गया ड्यूरिंग द प्रोडक्शन और यूज ऑफ द रेडियो एक्टिव मटीरियल्स। There are techniques used to manage this pollution. However, we are far from keeping our planet clean of the radiated pollution, ठीक है। तो ये हमारे लिए अभी पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग इससे हम कैसे दूर रह सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग ये चीज़ें यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन आपको पता होगा कि यहाँ पर हिरोशिमा नागासाकी जो है दैट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस, ठीक है। तो उसका जो इफेक्ट हमें जो है लॉन्ग देखने को मिलता है, ठीक है, फॉर लॉन्ग यहाँ पर देखने को मिलता है इन्वायरमेंट में। उसके बाद करते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायो इज लाइफ एंड डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी मतलब, ठीक है। तो डाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी, ठीक है, विद इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। द टर्म इज कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब द नंबर, वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कि ये टर्म यूज़ की जाती है टू डिस्क्राइब द नंबर, वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कितनी वैरायटी है, कितनी नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, कितनी वेरिएबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स है हमारे इन्वायरमेंट में, उसको हम क्या कहते हैं जी, बायोडाइवर्सिटी। ऑफन यूज एज ए सिनोनिमम ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी को हम यूज़ करते हैं एज अ लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है, कितनी डाइवर्सिटी है हमारी लाइफ की ऑन द अर्थ। इट मीन्स दैट जेनेटिक वेरिएशन, स्पीशीज वेरिएशन, जेनेटिक मतलब जीन्स में वेरिएशन, स्पीशीज में वेरिएशन और इकोसिस्टम वेरिएशन विद एन एरिया, बायोम और प्लैनेट, ठीक है। ओके, इसके बाद बढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज ऑफन सीन इन द टर्म्स ऑफ द थ्री फंडामेंटल्स एंड हायरार्किकल रिलेटेड लेवल्स ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। 3 लेवल में हम उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि हेरिटेबल वेरिएशन विद इन और बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो विद इन या फिर एक पॉपुलेशन के विद इन या बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट जीन्स के लोग होंगे, ठीक है। ऐसे सिमिलर जीन्स भी होंगे और डिफरेंट जीन्स भी होंगे, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। जब हम स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर आती है नंबर ऑफ द स्पीशीज इन साइट और हैबिटेट। एक अगर हम एरिया ले वहाँ पर डिफरेंट स्पीशीज हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो उसको हम बोल देंगे स्पीशीज की डाइवर्सिटी है, ठीक है। पॉपुलेशन के अंदर जो होगा, एक पॉपुलेशन के अंदर जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम ह्यूमन बींग्स जो है वो एक पॉपुलेशन है, और इस पॉपुलेशन के अंदर हम सभी के जीन्स जो है वो डिफरेंट है, इसको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। अगर हम अपने एरिया की बात करें, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया की बात करें, वहाँ पर जैसे कि एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं और ह्यूमंस भी हैं, तो ये क्या हो गया, स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी। एनिमल्स की स्पीशीज होगी, ह्यूमंस की स्पीशीज होगी, तो यहाँ पर हमें स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की। तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब होता है डाइवर्सिटी ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एट द इकोसिस्टम हैबिट ऑफ द कम्युनिटी लेवल पे। डिफरेंट हमें क्या देखने को मिलता है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आ गई। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं। जब हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में बात करते हैं तो इज़ अ बायोजियोग्राफिक रीजन विद ए सिग्निफिकेंट रिजर्वियर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी दैट इज अंडर थ्रेट फ्रॉम द ह्यूमंस, ठीक है। ये एक ऐसा एरिया होता है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का जहाँ जो अंडर थ्रेट होता है फ्रॉम द ह्यूमंस, अंडर थ्रेट होता है ह्यूमंस के, उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। तो द कंसेप्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है नॉर्मन मेयर्स ने दिया था, दैट इज इंपॉर्टेंट। नॉर्मन मेयर्स वो पर्सन है जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का ये कंसेप्ट दिया था टू क्वालिफाई एज ए बायोडाइवर्सिटी
हॉटस्पॉट, अगर किसी मतलब रीजन को हमने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मतलब कंसिडर करना है, तो उसके लिए क्राइटेरिया है जिसमें क्या है कि वो जो जगह है वहाँ पर क्या होना चाहिए, वहाँ पे 1500 या फिर 0.5% जो स्पीशीज़ है वहाँ की, वो क्या होने चाहिए, वेस्कुलर प्लांट्स होने चाहिए जो एंडेमिक हो, वहीं पर मिलते हों, ठीक है, एंडेमिक हो वहाँ के, एंड इट हैज़ लॉस्ट 70% ऑफ उनकी प्राइमरी वेजिटेशन जो है वो लॉस्ट हो चुकी होनी चाहिए, ठीक है। ये 2 क्राइटेरिया है जिससे हम उस एरिया को जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो मानते हैं, ठीक है। इंडिया में जो है 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, टोटल जो है आई थिंक 36 हॉटस्पॉट्स हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया में 2 हैं, जिसमें आता है वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न हिमालयाज़, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न हिमालयस। इसके अलावा इंडो बर्मा रीजन जो है और सुंडरलैंड जो है ये भी हमारे बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में। अब उनको कंजर्व कैसे करना है, देखो, कंजर्वेशन इज प्लान्ड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू रिटेन द बैलेंस इन नेचर एंड रिटेन द डाइवर्सिटी, ठीक है। तो कंजर्वेशन एक प्लान्ड मैनेजमेंट है जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम नेचर जो है उसका जो है बैलेंस बना के रख सकते हैं और उसकी डाइवर्सिटी जो है उसको रिटेन करके रख सकते हैं। इट एम्फोसिस ऑन द वाइज यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, ये एम्फोसिस करता है कि हम लोग अच्छे तरीके से जो है नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करें बाय एक्सेप्टिंग द आइडिया ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही हो गया कि ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो चीज़ें बच सके, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इज कैरिड आउट इन द फॉलोइंग वेज, किस तरह से हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। तो 2 मेथड है इसके, एक है इन सितु कंजर्वेशन। इन सितु कंजर्वेशन का मतलब होता है ऑन साइट कंजर्वेशन, ठीक है। दिस मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है। कैसे, फर्स्ट आगे हमारी इन सितु कंजर्वेशन। इन सितु कंजर्वेशन में क्या होता है, द कंजर्वेशन इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स विद इन द नेचुरल हैबिटेट। जब हम किसी भी प्लांट और एनिमल को उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन सितु कंजर्वेशन बोलते हैं, या फिर उनको जब हम उनको प्रोटेक्टेड एरियाज में रखते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, इन सितु कंजर्वेशन रखते हैं, जहाँ के वो नेचुरल हैबिटेट है वहाँ के। प्रोटेक्टेड एरियाज आर लैंड और सी डेडिकेटेड टू द प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी। तो प्रोटेक्टेड एरियाज वो एरिया या लैंड होती हैं जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क्स होते हैं, हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती है, ये क्या है, इन सितु कंजर्वेशन। यहाँ पर हम क्या करते हैं, उन जो स्पीशीज़ हैं उनको हम प्रोटेक्ट, जो एनिमल्स है बायोडाइवर्सिटी जो है उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट में, उसको बोलते हैं इन सितु कंजर्वेशन, यानी कि ऑन साइट कंजर्वेशन, ठीक है। और जब हम बात करते हैं एक्स सितु कंजर्वेशन की या फिर ऑफ साइट कंजर्वेशन की, तो वहाँ पर क्या होता है कि हम कंजर्वेशन करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की आउटसाइड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। इनमें क्या क्या आ जाता है, जैसे बॉटनिकल गार्डन, जूस, जीन पार्क्स, जीन बैंक्स ऑफ द सीड्स, टिश्यू कल्चर और क्या बोलते हैं इसको, क्रायो प्रिजर्वेशन। इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनको क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स जो है वहाँ से उठा करके, उनके जो नेचुरल हैबिटेट है वहाँ से उठा करके उनको कहीं और जा करके प्रिजर्व करते हैं, जैसे बॉटनिकल गार्डन्स वगैरह ये सब कुछ आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे आपको बोलेंगे कि बॉटनिकल गार्डन्स क्या है, एक्स सितु कंजर्वेशन है, यहाँ पर हम इन सितु कंजर्वेशन करते हैं, तो ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं थ्रेटन स्पीशीज़ के बारे में, ठीक है। थ्रेटन स्पीशीज़ जो है वो स्पीशीज़ है जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, फंजी कुछ भी हो सकता है, विच आर वनरेबल टू द एंडेजरिंग इन द नियर फ्यूचर, जो खत्म होने वाले हैं, ठीक है। तो स्पीशीज़ दैट आर थ्रेटन आर समटाइम्स कैरेक्टराइज्ड बाय द पॉपुलेशन डायनेमिक्स मेजर ऑफ द क्रिटिकल डिपेंसेशन, अ मैथमेटिकल मेजर ऑफ बायोमास रिलेटेड टू द पॉपुलेशन रेट ग्रोथ। द क्वांटिटेटिव मैट्रिक इज वन मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग द डिग्री ऑफ द डेंजर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर बात की गई है कि वो स्पीशीज़ दैट आर एंडेंजर्ड आर समटाइम्स कैरेक्टराइज्ड बाय द पॉपुलेशन डायनेमिक्स, ठीक है। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर बात करी गई है कि डायनेमिक मेजर्स ऑफ द क्रिटिकल डिमेंशन, मैथमेटिकल मेजर ऑफ बायोमास रेट टू द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी पॉपुलेशन जिसका ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन हो रहा है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो जो है स्पीशीज़ कहीं ना कहीं थ्रेटन स्पीशीज़ है, ठीक है, उस एरिया में। दिस क्वांटिटी मैट्रिक हम क्वांटिटेटिव मतलब नंबर से हम पता लगाते हैं, ठीक है, उसकी ग्रोथ रेट से हम पता लगाते हैं, ठीक है, कि वो स्पीशीज़ जो है वो थ्रेटन है या नहीं है। दिस क्वांटिटेटिव मैट्रिक इज वन ऑफ द मेथड इवैल्यूएटिंग द डिग्री ऑफ द डेंजर, कि वो डेंजर मतलब कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो है उसकी ग्रोथ जो है वो कम होती जा रही है। इसका मतलब क्या है कि वो जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ है वो क्या है, वो डेंजर में है, डिग्री ऑफ डेंजर हम उसका इस तरह से पता लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं हम IUCN क्या है, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर इज द फोरमोस्ट अथॉरिटी ऑन थ्रेटन स्पीशीज़, ठीक है। ये फोरमोस्ट अथॉरिटी है जो है क्या करती है, जो इनका जो है डाटा रखती है ऑफ द थ्रेटन स्पीशीज़ एंड ट्रीट्स थ्रेटन स्पीशीज़ नॉट ए सिंगल कैटेगरी बट एज ए ग्रुप ऑफ द 3 कैटेगरीज, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ विच दे आर थ्रेटन, ठीक है। तो यहाँ पे तीन डिग्रीज में जो है उनको ये बताती हैं कि कौन कौन सी वल्नरेबल है, कौन सी जो है वो हमारी एंडेंजर्ड है। तो वल्नरेबल स्पीशीज़ की बात की जाए, वल्नरेबल स्पीशीज़ जो है वो होती है जो विच हैज़ बीन कैरेक्टराइज्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एज लाइकली टू बिकम द एंडेंजर्ड, जो जल्दी ही एंडेंजर्ड होने वाली है, ठीक है, यानी कि उसकी पॉपुलेशन बहुत कम होने वाली है, अनलेस द सर्कमस्टांसेस थ्रेटनिंग इज सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन इंप्रूव। अगर उनकी रिप्रोडक्शन इंप्रूव हो जाती है तो वो बच सकती हैं, लेकिन अगर वो उनकी इसी तरह से पॉपुलेशन जो है वो कम होती गई तो वो जो है वो जल्दी ही क्या हो जाएंगी, एंडेंजर्ड हो जाएंगी, ठीक है। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो है वो क्या होती है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो
होती हैं जो विच हैज़ बीन कैटेगराइज एज इन डेंजर, एंड डेंजर का मतलब होता है इन डेंजर है एंड इज लाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट, और जल्दी ही वो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, ठीक है। और क्रिटिकली इंडेंजर्ड होती हैं वो स्पीशीज होती हैं विच हैज़ बीन कैटेगराइज्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन एज फेसिंग अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन। जो हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन में है उनको हम बोलेंगे क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इट इज़ अ हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी जो है आईयूसीएन डिजाइन, आईयूसीएन जो है रेड लिस्ट में देता है कौन सी, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जो हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन में है, ठीक है। ओके, उसके बाद बात करते हैं आईयूसीएन रेड लिस्ट की। तो आईयूसीएन जो है रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज जो है इसको हम आईयूसीएन रेड लिस्ट भी कहते हैं, जो 1964 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो कहाँ पर है, वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो इज द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंट्री ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ द बायोलॉजिकल स्पीशीज, ठीक है। बायोलॉजिकल स्पीशीज को जो है ये एक स्टेटस देते हैं, कन्वर्सेशन स्टेटस जो है ये प्रोवाइड करते हैं आईयूसीएन रेड लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल पार्क, सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। एक एक करके पढ़ते हैं क्या है। देखो, जब हम नेशनल पार्क्स की बात करते हैं तो नेशनल पार्क जो है एक ऐसा रिजर्व्ड एरिया है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ इट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल ब्यूटी, ठीक है। तो किसकी प्रिजर्वेशन के लिए, नेचुरल वेजिटेशन की, वाइल्ड लाइफ की और नेचुरल ब्यूटी की, उसको हम बोलते हैं नेशनल पार्क्स। यहाँ पर जो है बाउंड्रीज फिक्स होती है, नेशनल पार्क की जो बाउंड्रीज हैं वहाँ की गवर्नमेंट जो है वहाँ पे जो बाउंड्रीज जो है वो फिक्स रखती हैं। सेंचुरीज की बात करें तो एक रिजर्व एरिया है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एंडेंजर्ड स्पीशीज जो इन डेंजर में है उन स्पीशीज़ की प्रिजर्वेशन हम करते हैं सेंचुरीज़ में, और बाउंड्रीज जो है यहाँ पर फिक्स्ड नहीं होती है, ठीक है। जब हम बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें तो ये एक मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्टेड एरिया होता है जिसमें जहाँ पर हम जेनेटिक डाइवर्सिटी को बचाने की बात करते हैं, ठीक है। और एक मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्टेड और भी यहाँ पर और भी प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मल्टीपर्पज़ प्रोटेक्टेड एरिया होता है यहाँ पर, बाउंड्रीज आर फिक्स्ड बाय द लेजिस्लेशन, ठीक है। और इसकी बाउंड्रीज जो है वो भी फिक्स होती है। मल्टीपर्पज़ का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी भी बचा रहे हैं, ठीक है, और भी हम यहाँ पर कुछ काम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। उसके बाद करते हैं हम लोग एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में जो इंडिया में है। बर्ड्स की अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, जैसे ग्रेट इंडियन बर्ड इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडियन वल्चर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। साइबेरियन क्रेन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, जो आपको याद रखने हैं, और भी सब आप पढ़ लेना। मैमल्स की बात करें जैसे फ्लाइंग स्क्विरल हो गया, वन हॉर्न्ड राइनोसोर्स हो गया, ठीक है, बंगाल टाइगर हो गया, लॉइन टेल मस्क्याओ आ गया, ठीक है। उसके बाद ये स्नो लेपर्ड आ गया, एशियाटिक लॉइन आ गया, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो क्या है, ये पिग्मी हॉग आ गया। तो ये सारे हमारे क्या है, ये सारे हमारे मैमल्स हैं जो हमारे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, यानी कि इंडेंजर्ड हैं। ये रेप्टाइल्स की बात की जाए, घड़ियाल जैसे हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें एम्फीबियंस की, फ्लाइंग फ्रॉग हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर बश फ्रॉग हो गया। तो ये सब जो है ये क्या है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है जो इंडिया में एंडेंजर्ड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। प्रोजेक्ट हांगुल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पढ़ लेंगे आप। प्रोजेक्ट हांगुल आया था 1970 में, प्रोजेक्ट हगिर 1972, प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो हमारा कब आया था। प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करें तो वो हमारा 1973 में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट टर्टल्स की, 1975 के अंदर आता है। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग स्कीम 1975 में आती है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखो। प्रोजेक्ट राइनो इंपॉर्टेंट 1987 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट इज इंपॉर्टेंट 1992। प्रोजेक्ट रेड पांडा 1996। वल्चर इज 2006, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पर एशियाटिक लॉइन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 2020 में आता है, ये रिसेंट वाले। प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020, ठीक है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 के अंदर इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे आप याद कर लेंगे, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स जो है हमारे इंडिया में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, सब आप याद कर लेना, ठीक है। मैं आपको एक बार पढ़ा देती हूँ। जैसे ये हमारे अचंकमाल छत्तीसगढ़ में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, बांडीपुर कर्नाटका, बनेरघट्टा कर्नाटका, भद्रा दैट इज इन कर्नाटका, ठीक है। चंद्रप्रभा दैट इज इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर कॉर्बेट नेशनल पार्क आ गया उत्तराखंड में, डाचिकम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर, डंडेली कर्नाटका, दुधवा इज इन उत्तर प्रदेश, गांधी सागर जो है मध्य प्रदेश, घाना इज इन घाना बर्ड सेंचुरी इज इन राजस्थान, ठीक है। गिर नेशनल पार्क इज इन गुजरात, ठीक है। गौतम बुद्ध सेंचुरी इन बिहार एंड झारखंड, ठीक है। जल्दापारा वेस्ट बंगाल, काजीरंगा असम, फिर कांचनजुंगा आ गया हमारा सिक्किम के अंदर, नगर होल आ गया हमारा, नगर होल नेशनल पार्क कर्नाटका में, रामदपा इज अरुणाचल प्रदेश, पंचमरी मध्य प्रदेश, रंगनथीतू इज इन कर्नाटका, सिमलीपल इज इन ओडिशा, सुंदरबन इज इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। सोनाई रूपा इज इन असम एंड ये क्या है तुंगभद्र जो है वो कर्नाटका में, ठीक है। तो ये आप सारे याद करने पड़ेंगे, इसमें और कुछ है नहीं हम कर सकते, ठीक है। अभी कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं तो ये भी आप पढ़ लेना। ग्रेट रन ऑफ कच्छ कहाँ पर है, गुजरात में। गल्फ ऑफ मन्नार यूनेस्को में है, ये यूनेस्को क्या बोलते हैं इसको, तमिलनाडु में आ गया। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में आ गया, ठीक है। तो ये सारे आप इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, ठीक है। हम बात करते हैं इसके बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज जो है ये है, क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म चेंज इन द अर्थ क्लाइमेट, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म चेंज आता है जब अर्थ के क्लाइमेट में, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। स्पेशली ये चेंज ड्यू टू द इंक्रीज इन एवरेज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जो ये चेंज आता है एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में बढ़ने की वजह से जो आता है चेंज, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज कहते हैं, ठीक है। इन द पास्ट क्लाइमेट चेंज हैज़ गोन थ्रू द वार्मर एंड कूलर पीरियड्स ईच लास्टिंग 1000 ऑफ द ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम पुरानी बात करें तो यहाँ पर क्या था, पास्ट में क्या था कि जो अर्थ का क्लाइमेट है ये वार्मर और कूलर पीरियड, आपको पता होगा
आइस एज भी एक टाइम पे यहाँ पर थी। तो 1000 ऑफ द ईयर्स के लिए जो है ये क्लाइमेट चेंज रहता था कि पहले बहुत ज़्यादा गर्मी, कभी बहुत ज़्यादा ठंड, जैसे आइस एज हो जाना, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट चेंज कहते हैं। तो जब हम बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की और ग्लोबल वार्मिंग की, तो ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं समटाइम्स एब्रिविएटेड एज GHG इन द एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व्स एंड एमिट द रेडिएशन विद इन द थर्मल इंफ्रारेड रेंज, ठीक है? दिस प्रोसेस फंडामेंटल कॉज विद द ग्रीन हाउस। होता क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेज, कुछ गैसेज हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, वो क्या करती है, वो रेडिएशंस को क्या करती हैं, ऑब्जर्व करती हैं और एमिट करती हैं, ठीक है? ओके, द प्रोसेस ऑफ फंडामेंटल, दिस प्रोसेस इज द फंडामेंटल कॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसकी वजह से क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैस होता क्या है कि हमारी सन से जो है वो रेज आती हैं, सन से रेज हमारे अर्थ पे पड़ती है, अर्थ पे जो है कुछ रेज जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और कुछ जो है हमारी यहाँ पर गैसेज होती है जो उनको ऑब्जर्व कर देती है। जो गैसेज ऑब्जर्व करती थी उसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है? तो इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस, क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है? तो इन द सोलर सिस्टम द एटमॉस्फेयर ऑफ द वीनस, मार्स और टाइटन की बात करें, वहाँ पर भी हमें गैसेज देखने को मिलती हैं जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है वो शो करती हैं। ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाए तो ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज ऑफ द अर्थ एवरेज सर्फेस टेम्परेचर टू द इफेक्ट ऑफ द ग्रीन। अब होता क्या है कि जब यहाँ पर गैसेज जो है ये रेडिएशंस को ट्रैप कर लेती है, उसकी वजह से जो है हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो गर्म हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है? कौन कौन सी गैसेज, जैसे कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जिसके एमिशन जो हमने पहले भी पढ़ा, फॉसिल फ्यूल से हो जाती है या फिर डिफॉरेस्टेशन से हो जाती है, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल्स है, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये हुई थी हमारी जो है UNFCCC जो है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज जो है एम्ड एट फाइटिंग ग्लोबल वार्मिंग से फाइट करने के लिए ये हुई थी। UNFCCC इज एन इंटरनेशनल एनवायरमेंट ट्रीटी विद द गोल ऑफ अचीविंग द स्टेबलाइजेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर एट अ लेवल दैट वुड प्रिवेंट द डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट सिस्टम। तो यहाँ पर ये था कि आपको ग्रीन हाउस गैसेज की जो एमिशन है वो कम से कम करनी है। तो प्रोटोकॉल जो है ये इसको अडॉप्ट किया गया था 11 दिसंबर 1997 में क्योटो जापान में, और ये फोर्स में आती है 2005 के अंदर। सेकंड कमिटमेंट पीरियड ऑफ दिस प्रोटोकॉल जो है वो 2013 में स्टार्ट हुआ एंड विल एंड इन 2020 के अंदर ये खत्म हो गया, ठीक है? उसके बाद कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज जो है हैज प्रेडिक्टेड एन एवरेज ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर ऑफ 1.4 डिग्री सेल्सियस टू 5.8 डिग्री सेल्सियस बिटवीन 1990 से 2100 तक जो है इतना टेम्परेचर का राइज होगा। इट सक्सेसफुली एंड कम्प्लीटली इम्प्लीमेंटेड द क्योटो प्रोटोकॉल विल रिड्यूस दैट इंक्रीज बाय समवेयर बिटवीन। अगर हम क्योटो प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं तो उससे क्या होगा कि इतना टेम्परेचर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, बाय 2050 जो है हमारा 0.02 डिग्री सेल्सियस और 0.28 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है? अगर हम लोग इसको फॉलो करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल को। अब देखो, मिशन इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल एक्शन प्लान फॉर द क्लाइमेट, नेशनल एक्शन प्लान फॉर द क्लाइमेट चेंज के अंदर जो मिशन इंक्लूडेड है उसमें आता है नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर द एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन द सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर द सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, ठीक है? इसके अलावा नेशनल मिशन फॉर द ग्रीन इंडिया, ठीक है? नेशनल मिशन फॉर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन ऑन द स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर द क्लाइमेट चेंज। तो ये सारे यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद आ गया हमारा REDD++। तो इसमें क्या है, रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम द डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से जो है हमने जो है डिफॉरेस्टेशन की एमिशन से जो है वो कम करनी है और डिग्रेडेशन जो है वो भी कम करना है। इज एन एफर्ट टू क्रिएट अ फाइनेंशियल वैल्यू फॉर द कार्बन स्टोर्ड इन फॉरेस्ट, ऑफरिंग इंसेंटिव्स टू द डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस द एमिशन फ्रॉम द फॉरेस्टेड लैंड्स एंड इन्वेस्ट इन द लो कार्बन पास टू सिस्टम। वाओ, कितनी अच्छी बात है। यहाँ पर इसमें क्या है, इसके इनिशिएटिव में क्या है कि यहाँ पर इंसेंटिव्स जो है वो दिए जाएंगे डेवलपिंग कंट्रीज को, ठीक है? कि वो कम से कम एमिशन जो है वो करें फ्रॉम द फॉरेस्टेड लैंड से एंड इन्वेस्ट इन द लो कार्बन पास टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और लो कार्बन जो है वो यूज़ करें जिससे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो हो सके, ठीक है? तो REDD++ जो है goes beyond deforestation and forest degradation and includes the role of the conservation, sustainable management of the forest and enhancement of the forest carbon stock, जिससे फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है वो भी बढ़ सके और उनकी कंजर्वेशन हो सके और एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट जो है हम फॉरेस्ट की कर सके। तो ये जो है इनिशिएटिव है किसका, REDD का, यानी कि रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ठीक है? Okay, the proper implementation of the REDD will contribute to protect of the biodiversity, resilience of the forest ecosystem and the poverty reduction। अगर हमने अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करा तो उससे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी भी प्रोटेक्ट होगी, हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी बचेगा और उसकी वजह से पॉवर्टी जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में, ओजोन लेयर जो है वो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी जो है अपर एटमॉस्फेयर के अंदर जो ओजोन है वो हमारा एक जो है प्रोटेक्ट कर रही है हमारे अर्थ को, ठीक है? अबव 24 किलोमीटर जो ओजोन लेयर प्रेजेंट है वो हमारे इन्वायरमेंट को जो है प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन, ठीक है? दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ द ओजोन गैस मॉलिक्यूल्स दैट आर फॉर्म्ड एज अ सनलाइट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। से सनलाइट रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, जो ओजोन बनती है। ओजोन लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट प्रोटेक्ट्स द लाइफ ऑन द अर्थ बाय
फिल्टरिंग द सन्स डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जो है वो फिल्टर कर देती है, ठीक है। और ड्यू टू द इंक्रीज्ड पोल्यूशन ऑन द अर्थ, अब अर्थ में क्या हो रहा है कि हमारा पोल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। पोल्यूशन बढ़ने की वजह से जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो बढ़ रहे हैं, डिस्ट्रॉइंग द दिस प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो मेन रीजन है जिसकी वजह से जो है क्लोरीन इसके अंदर प्रेजेंट है ना, तो ये हमारी ओजोन वो उसके साथ रिएक्ट कर रहा है और वहाँ पे ओजोन को जो है डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिसकी वजह से हेल्थ रिस्क बढ़ रहे हैं और एग्रीकल्चर और एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी जो है ये इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये प्रोटोकॉल की गई थी, इससे पहले एक वियना कन्वेंशन भी आई थी, ठीक है। वो वियना कन्वेंशन में ये पता लगाया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो एक चीज़ है जिसकी वजह से हमारी ओजोन जो है वो डिप्लीट हो रही है, ठीक है। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आती है हमारे यहाँ पर, ठीक है। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आती है। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल। इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रिटी डिजाइंड टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसमें ये बोला गया था कि हमने क्या करना है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो यूज़ है वो कम से कम करना है, ठीक है। द ट्रिटी वाज ओपनड फॉर सिग्नेचर ऑन 16th of September 1987 एंड एंटर्ड इनटू द फोर्स ऑन 1st January 1989 के अंदर जो है ये फोर्स में आती है, फॉलोड बाय ए फर्स्ट मीटिंग इन द हेलेंस्की। तो इसकी पहली मीटिंग जो है 1989 के अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि हमारी IUCN आ गया। इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो कहाँ पर है, मैंने आपको पहले भी बताया, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। 1948 के अंदर इसकी फॉर्मेशन हुई IUCN की। वर्ल्ड वाइड फंड जो है WWF हम जिसको बोलते हैं, 1961 के अंदर फॉर्मेशन होती है, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्स है। ग्रीन पीस की 1971 में फॉर्मेशन होती है, एम्स्टरडैम नीदरलैंड्स में हेडक्वार्टर्स है। वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर की बात करें तो 2000 में फॉर्मेशन होती है, कैम्ब्रिज UK के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स है। बात करते हैं ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी की, 1991 की फॉर्मेशन होती है, वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर्स है। उसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया और फ्रांस ने जो है मिलकर इसको बनाया 2015 के अंदर। हेडक्वार्टर्स जो है गुरुग्राम इंडिया में है। ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर्स हमें इंडिया में देखने को मिलता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड यहाँ पर हैं हमारे पास, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ क्या है एग्रीमेंट्स हुए थे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट, ओ वाओ, स्टॉकहोम, ये अभी पेपर हुआ ना JKS का, उसमें पूछा गया था कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो है वो कब होती है, ठीक है। तो ओके, UN कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इसको बोलते हैं, 1972 में होती है। कन्वेंशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीशीज बॉर्न में होती है 1979 के अंदर। कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, मैंने आपको पहले बताया, वियना कन्वेंशन 1985 के अंदर होती है, ठीक है। प्रोटोकॉल ऑन द सबस्टांसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के अंदर, ठीक है। कन्वेंशन ऑन द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ द हैजर्डस वेस्ट, बेसल कन्वेंशन बोलते हैं, 1999 के अंदर होती है। उसके बाद आती है हमारे पास अर्थ समिट 1992 के अंदर, ठीक है। कन्वेंशन ऑन द प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट रोटरडैम 1998 के अंदर। UN कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो डी जेनेरियो में होती है। नगोया प्रोटोकॉल ऑन द जेनेटिक रिसोर्सेज होती है नगोया के अंदर। कन्वेंशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी COP11 जो है वो हैदराबाद में होती है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अगर किसके बारे में, UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP20 लीमा 2014 के अंदर। पेरिस क्लाइमेट चेंज इंपॉर्टेंट 2015 के अंदर, ठीक है, पेरिस में होती है। मार्केश क्लाइमेट चेंज होता है COP22 मार्केश में होती है ये। बॉन कॉन्फ्रेंस होती है COP23, ठीक है, बॉन के अंदर होती है। फिर उसके बाद आते हैं कैटोवाइस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होती है, ये पोलैंड में 2018 में होती है। UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होती है मैड्रिड स्पेन के अंदर। और UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होती है हमारी यहाँ पर COP26 जो होती है हमारी ग्लासगो के अंदर। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये कंप्लीट अरिहंत के ऊपर जितनी भी हमने इन्वायरमेंट से इकोलॉजी से रिलेटेड लेक्चर्स थे ये सारे हमने पढ़ लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।